नमस्कार, मैं संदीप सर। आज हम लोग मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति को देखेंगे। जब हम लोग मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति का आज वर्णन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो कई बार एक विरोधाभास भी नजर आता है। कई बार यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति सामान्य थी और अच्छी थी, और इसे सिद्ध करने के लिए कई बार हमें उन बड़े बड़े लोगों का नाम बताया जाता है, और हम भी उसी के अंतर में, उसी के अंतर्गत अपने आप को रखते हुए पूरा का पूरा चित्रित कर लेते हैं कि हाँ, महिलाओं की स्थिति मुगल काल में अच्छी रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुगल काल में प्रभावशील और योग्य महिलाओं की कमी नहीं थी। बहुत सारी योग्य महिलाएं, प्रभावशील महिलाएं थी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, कर्णावती, मुगल रानी जोधाबाई, नूरजहां, शाहजहां की वाइफ, सॉरी, जहांगीर की वाइफ नूरजहां। और नूरजहां का तो आपको पता ही है कि वो एकमात्र ऐसी महिला है मुगल कालीन जिनका सिक्के पर इमेज था, उनकी तस्वीर थी। मुमताज महल, औरंगजेब की वो बहनें जहानारा, रोशनारा, गौहनारा, बहुत ही योग्य और शिक्षित। नूरजहां की मां अस्मत बेगम, एक खुले मानसिकता की महिला, जिन्होंने भारत में इत्र का आविष्कार किया। नूरजहां और मुमताज महल तो भारत में माना जाता है कि उन दिनों फैशन को स्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा भूमिका निभाई। वहीं इसी दौर में शिवाजी की मां जीजाबाई का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा। मीराबाई, महान भक्ति संत, कृष्ण भक्ति। तो ये फिर मराठा सरदार राजा राम की वाइफ ताराबाई, उसमें भी प्रशासक के गुण बहुत ही भरे हुए। लेकिन क्या इसी को सामान्य अर्थों में, इसी को देख करके मुगल काल के महिलाओं की स्थिति को समझा जाए? सच्चाई यह है कि हमें इसके तथ्य में नहीं, बल्कि इसके अंदर घुस करके देखना होगा कि आखिर मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति यही है या इससे कुछ अलग थी। सच्चाई यह है कि मुगल कालीन महिलाएं पूर्णतः एक अधीनस्थ स्थिति में थी, सब्जेक्टेड, सबॉर्डिनेटेड। उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता थी नहीं, महिलाओं को। और ये मैं आम महिलाओं की बात कर रहा हूं, मैं वह शासकीय वर्गीय महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज भारतीय समाज में, मुगल कालीन भारतीय समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उसकी बात। स्वतंत्रता क्या है जरा उनको पता ही नहीं था, क्योंकि यदि बच्ची है, कम उम्र की है, तो पिता के अधीनस्थ है। शादी हुई तो पति के अधीनस्थ, बूढ़ी हुई तो पुत्र के अधीनस्थ। मतलब पूरा का पूरा जीवन एक तरह से कहा जाए अधीनस्थ स्थिति की थी। और यह केवल हिंदू महिलाओं में नहीं था, मुस्लिम महिलाओं में भी था। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, सामान्यतः महिलाओं को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, और दोनों ही में, हिंदू और मुस्लिम में अशिक्षित ही थी महिलाएं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति को जरा और रेखांकित किया जाए, देखा जाए। यदि आप मुगल बादशाह या मुगल कालीन सरदारों पर आप गौर करेंगे, सरदार, मनसबदार या जागीरदारों पर गौर करेंगे, तो वो बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन है। उनका स्वभाव बहुत ही विलासतापूर्ण है, कई कुरीतियां हैं उनके अंदर। और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह बहुत तेजी से बढ़ा।
और हिंदुओं में तो और तेजी से बढ़ा पर्दा प्रथा और बाल विवाह। वैसे भी हिंदुओं में पहले पर्दा प्रथा नहीं था, इस्लाम के आने के बाद ही एक तरह से कहा जाए पर्दा प्रथा भारत में आई, सल्तनत काल में आ चुका था। मुसलमानों में पर्दा प्रथा था क्योंकि वो अल्पसंख्यक मानते थे अपने को, और उनके अंदर में जो मतलब उनका अपना जो कल्चरल था उसमें वो काफिरों से अपनी महिलाओं को एक तरह से नजर से दूर रखना चाहिए, तो पर्दा प्रथा तो था उनमें। लेकिन वही उसका विस्तार यदि हिंदू महिलाओं में हुआ तो उसका मूल कारण ये नहीं था कि देखा देखी वाला सिस्टम था, सिस्टम कुछ और था, चीजें कुछ और थी। वह था सरदारों और बादशाहों का विलासतापूर्ण चरित्र। आगे और भी देखिए इसमें क्या होता। मैं हिंदू महिलाओं के बारे में एक बात कहता हूं, क्योंकि बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहा था और उस परिस्थिति में उसने और उसको एक्सेलरेट कर दिया। इससे क्या हुआ, विधवाओं की संख्या भी बढ़ी, कम उम्र में बच्चियां विधवाएं हो जाती थी और विधवाओं का पुनर्विवाह ना के बराबर था, नहीं होता था। और इस कारण से क्या हुआ, वैश्यावृत्ति की संख्या बढ़ गई, वैश्याओं की संख्या बढ़ गई। दूसरी तरफ आइए मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं में स्थिति इससे कम दयनीय नहीं थी। मुसलमानों में बहु पत्नी का प्रथा तो बहुत ज्यादा शुरू से रहा। सुन्नी 4 विवाह कर सकते थे और शिया के लिए कोई लिखित नहीं है, वो कितना भी कर सकते थे। और जब आप शादी बहुतों के साथ करेंगे तो ऐसा भी नहीं कि वो जीवन भर चलेगा। मुसलमानों में तलाक एक बहुत बड़ा शुरू से विशेषता रही है उस समाज की। हिंदुओं में तलाक की विशेषता नहीं है। अब जरा देखिए इस बात को, एक तो आप बहुपत्नी वाला कल्चर आपके पास में था, ऊपर से तलाक का सिस्टम था। इससे क्या हुआ, कई महिलाएं अनाथ हो गई और इसने भी वैश्याओं की संख्या बढ़ा दी, वैश्यावृत्ति को बढ़ाया। यानी इधर से हिंदुओं में जो चीज हुआ बुराई, और उधर मुस्लिम में, इन दोनों ने मिलकर के वैश्यावृत्ति को समाज में बढ़ाया। और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में अवैध संतानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी मुगल पीरियड में। अब सभी अकबर नहीं हो सकते थे, अकबर के हरम में 4000 महिलाएं थी, ये लिखित है। अकबर के यदि कहा जाए महल में 4000 से ऊपर महिलाएं थी। और धीरे धीरे कहा जाए तो यह एक फैशन का भी रूप लेता जा रहा है। अकबर नहीं, अकबर के बाद ही देखा जाए जितने भी बादशाह हुए सबकी हरम में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें यदि अपवाद कहा जाए तो कई बार औरंगजेब के लिए अपवाद कहा जाता है कि उसका जीवन बहुत सादा था, कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाए। हम इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन यह आगे चलकर जो हरम वाला सिस्टम था ये एक फैशन बन गया और जो बड़े बड़े हिंदू राजा थे उन्होंने भी हरम व्यवस्था को प्रमोट किया। माना जाता है कि मान सिंह के हरम में भी 1500 से ऊपर महिलाएं थी। तो आप समझ सकते हैं ये देखा देखी वाला कल्चर चल रहा था। एक बात यह भी जाने कि शुरू से ही मुस्लिम समाज में, मुगल काल में देखा यह गया कि शुरू से ही मुस्लिम समाज की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी घर की, और मुगल काल में यही चीज आम हिंदू समाज में भी घुस गया और हिंदू घर की लड़कियां भी अब बाहर जाना बंद कर दी। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि ये जितनी भी चीजें थी, खासकर बाहर न निकलने वाला, विधवाओं वाला तो मैं सभी कास्ट में समान था, यानी सभी जातों में देखा गया कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं।
लेकिन जो घर से निकलने वाली बात थी, ये अधिकतर ऊंची जात की हिंदू महिलाओं में आया। यदि मैं कहूं ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाली गरीब महिलाएं जो थोड़े लोअर कास्ट की थी, वहां पर यह चीज देखने को कम मिला। वो कृषि कार्य में लगती थी, अपने पति का साथ देती थी वह कृषि कार्य में। तो नीचे लेवल पर यदि कहा जाए तो यह चीज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यदि ऊपर लेवल पर कहा जाए, उच्च जातियों में, अधिकारी जातियों में, अधिकारी वर्ग में, तो वहां की भी हिंदू महिलाएं जो थी वह घर से बाहर निकलना बंद कर दी। कुल मिलाकर मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, चाहे वो हिंदू महिलाएं कहा जाए या मुस्लिम महिलाएं कहा जाए। गिने चुने को कहकर हम एक लंबी फहरिस्त नहीं खड़ी कर सकते हैं और जनरलाइज नहीं कर सकते। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि मुगल काल में महिलाओं का सीधे अर्थों में कहा जाए तो सम्मान नहीं है। पढ़ना उड़ना तो है नहीं, कराना नहीं था, सम्मान भी नहीं था। और एक अजीब सी बात यह भी देखी गई महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, जो रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई लड़कियां थी या महिलाएं थी, यानी मुगल घरानों से ना, खासकर से औरंगजेब की बहन हुई या शाहजहां की या जहांगीर की बहनें हुई, क्योंकि हम तो सिर्फ ये जानते ही ये राजा हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन नहीं होगी। एक अजीब सी बात यहां यह भी देखने को मिली, वो यह था कि मुगल काल में जो लड़कियां होती थी, मुगल शासकों की बेटियां, उसका सामान्यतः विवाह नहीं होता, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि उनके योग्य लड़के यहां पर है नहीं, भारत में नहीं। एक अजीब सी बात थी, तो ना के बराबर उनका शादी होता था। हाँ, ये बात है कि मुगल काल में यह चीज जरूर था कि विवाह का पैटर्न हमेशा वन साइडेड था। मतलब क्या, हम लोगों ने यह देखा कि राजपूत के यहाँ की लड़कियां मुगल शासकों से शादी उनका हुआ, जोधा, चाहे वो हरका बाई हो या जगत गोसाई हो, आप सब कुछ जान रहे। लेकिन यह सिर्फ एक तरफा था, दोनों तरफ का नहीं था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुगलों ने भी अपनी लड़कियों का शादी राजपूत राजाओं से किया हो। यदि किया होता तो यह चीज सत्य नहीं होता कि मुगल घराने की लड़कियां अविवाहित रह जाती थी सारी उम्र, क्योंकि शायद वह इसको अच्छा नहीं मानते थे या अपने तुलनात्मक रूप से वह उसको बहुत नीचे मानते। चलिए, मुगल कालीन महिलाओं की स्थिति आपने देखा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।